गुड इवनिंग स्टूडेंट। यूट्यूब के चैनल एल के गुरु पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित का जो अपना अगला टॉपिक है, सूत्र निखिलम द्वारा तीन संख्याओं के गुणा एवं घनफल। अब तीन संख्याओं के गुणा किस तरीके से करेंगे वो पहले समझेंगे, उसके बाद में तीन संख्याओं के गुणा से हम घनफल का सूत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एक एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या है 25 गुणा 26 गुणा 27। ये तीन संख्या दे रखे हैं। इन तीन संख्याओं को सूत्र निखिलम की सहायता से गुणा करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इनका क्या बनाएंगे, आधार। तो इन संख्याओं का आधार हो गया 10 और उपाधार हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे संख्या और ये हो जाएगा इधर विचलन। संख्या नोट करेंगे पहले 25, 26 और ये 27। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 20 से कितना अधिक है, +5। ये कितना है, +6 और ये कितना है, +7। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो उपाधार संख्या है इसका वर्ग कर देंगे, उपाधार का स्क्वायर। ठीक है। हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, संख्या लेते हैं 25 और 25 के सामने जो संख्या है 5 इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों संख्याओं को इसमें जोड़ देंगे। 6 + 7 हो गया। दूसरे खाने में उपाधार कोष्टक, ये संख्या बारी बारी से गुणा होंगी। पहले इसको इससे गुणा करो, 5 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 7 और लास्ट में 7 गुणा 5। अंतिम खाने में इन तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 5 गुणा 6 गुणा 7। अब देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 और इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 25 कितना हो गया, 38 और ये 38 इसके साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कोष्टक, ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, ये कितना हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 35। और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, ये 6 × 5 = 30 और 30 को इसके साथ गुणा करेंगे 210। अब इसकी गणना हम यहाँ पर करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 3 चौक 12 15, 152। और इधर देखिए इनको जोड़ो तो ये कितना हो गया, 7 और ये 0, 7 हो जाएगा। ये 7 और 3 10 और कितने से गुणा होगा, 2 से। और इधर ये 210, 152 और ये हो जाएगा 214 और ये कितना हो गया, 210। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आधार में 1 0 है तो इस साइड में हमें एक अंक ही रखना पड़ेगा, बाकी ये इसमें जाकर जुड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे जोड़ लो। देखो ये 0 और ये 21 इसमें जाकर जुड़ेगा 4 में, तो कितना हो गया, 25 और 25 का 5 × 2, 2 इसमें जुड़ गया, कितना हो गया, 23 और 23 इसमें जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 25 का 5 × 2, तो ये इसमें जुड़ जाएगा 17, यानी 17,550 इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, सूत्र निखिलम द्वारा तीन संख्याओं के गुणा करना, फिर उसके बाद में हम घनफल सीखेंगे। तो जैसे कि एक संख्या लेते हैं 105
गुणा 102 और गुणा 97। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो आधार है, आधार हो गया 100 और इसका जो उपाधार है, उपाधार हम मान लेते हैं 1। उपाधार क्या मानते हैं? 1। तो देखिए, संख्या और ये हो जाएगा विचलन। ये क्या हो जाएगा? विचलन। तो एक संख्या 105 है, 102 और 97। अब देखिए, जब इनको गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो 105 से ये ज़्यादा है कितना? 100 से कितना ज़्यादा है? ये 0.5, ये 0.2 और ये -0.3 कम है। अब तीन संख्याओं को हम जब गुणा कर रहे हैं इसमें, तो तीन संख्याओं को इसमें गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें कितने खाने बनाने पड़ेंगे आपको? 3 खाने बनाने पड़ेंगे। कितने खाने? 3। तो पहले खाने में देखिए, सबसे पहले आएगा यहाँ पर उपाधार का स्क्वायर, और ये घनफल का सूत्र भी बन रहा है यहाँ से, ये ध्यान रखिए, उपाधार का स्क्वायर कोष्टक। संख्या जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं 105, 105 प्लस 0.5, सॉरी 0.5 नहीं आएगा यहाँ पर, 0.2, क्योंकि इसके सामने वाली संख्या छोड़ते हैं, और -0.3। आगे फिर उपाधार आएगा कोष्टक 0.5 गुणा 0.2 प्लस 0.2 गुणा -0.3 और प्लस से -0.3 गुणा 0.5, और अंतिम खाने में आ जाएगा 5 गुणा 2 गुणा -3। ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 1 का वर्ग 1 रहेगा, ये कितना हो गया? 107, और 107 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 104। यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 15। इधर 5 दूनी 10 और 10 में से 3 जाएगा 0.7 आ जाएगा। कितना आ गया? 0.7, क्योंकि यहाँ पर इनके आगे 0 लगा हुआ है। ठीक है, ये 0 यहाँ पर लगा। अब देखिए 104 और ये कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पर माइनस का 21 और इसमें 10 जाएगा तो माइनस का 11। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.7। अब ये यहाँ पर समझना कि यहाँ से 1 जाएगा तो इसका मतलब जाएगा 100। क्या जाएगा? 100। और 100 क्यों जाएगा? क्योंकि आधार में हमने क्या माना है? 100 माना है, और 1 का मतलब है 100। ठीक है, अगर आधार 10 होता तो 1 का मतलब कितना होता? 10, और अगर आधार 1000 होता तो 1 का मतलब कितना हो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से 2 जाएगा तो उसका मतलब कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1 गया तो इधर बच गया 103, 103, और यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस 11, और इधर कितना बच गया? 0.7 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर करते हैं, 103 और 100 में से ये गया, कितना बचा? 89 बच जाएगा, और ये कितना रह जाएगा? 0.7। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 0.7, 89 और ये हो जाएगा 103। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 संख्याओं के गुणा भी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम सूत्र किस तरीके से बनाते हैं? 3 संख्याओं का 3 संख्याओं की सहायता से जब हम गुणा करते हैं निखिलम विधि को, तो उससे सूत्र कैसे बने घनफल का, तो वो समझना आप एक बार इसमें। देखिए, घनफल हम जब करते हैं घनफल, तो घनफल का सूत्र किस तरीके से बनता है? जिस संख्या का हमें घन निकालना है वो हो जाएगी संख्या का घन। संख्या का घन हो जाएगा।
अब देखो यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, सूत्र। ये क्या है, उपाधार, यानी उपाधार का स्क्वायर कोष्टक। ये क्या है, संख्या, प्लस, और ये दोनों क्या है, विचलन। यानी विचलन कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन। इन पर जो इसका प्रथम खाना है उसमें ये आ जाएगा 2 गुणा विचलन। अगला देखो, ये क्या है, उपाधार। तो यहाँ पर लिखेंगे उपाधार, ठीक है, ब्रैकेट। अब ये देखो, ये विचलन, ये विचलन और ये विचलन, मतलब विचलन गुणा विचलन, तो विचलन का स्क्वायर। और कितनी बार, 3 बार। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना एक बार, ये क्या है, विचलन, और ये भी क्या है, विचलन। तो विचलन को विचलन से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, विचलन का स्क्वायर। और कितनी बार हो रहा है, देखो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो कितनी बार गुणा हो रहा है, ये 3 बार। और किस तरीके से, स्क्वायर में। अब इसमें देखो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब हो रहा है। तो 3 संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो उसकी सहायता से भी हम यहाँ पर ये सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। देखो हमें किसी भी संख्या का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या का घन। ठीक है, पहले नंबर पर आएगा उपाधार का स्क्वायर, फिर ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, संख्या, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों विचलन। तो हमने लिख दिया संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, यानी 1 और 1 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर लिख दिया विचलन। ठीक है, क्यों, अब देखो आप ये कहोगे इसमें कि इसको विचलन स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। विचलन स्क्वायर कब लिखा जाता है, जब ये दोनों आपस में गुणा होते हैं, लेकिन ये गुणा नहीं हो रहे, अलग अलग, यानी जुड़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा विचलन। इसके बाद में ये उपाधार, अब देखिए विचलन गुणा विचलन, विचलन स्क्वायर, विचलन गुणा विचलन, विचलन स्क्वायर, और यहाँ पर भी विचलन स्क्वायर। कितनी बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। इसमें देखिए विचलन क्यूब, लास्ट में क्या आ जाएगा, विचलन क्यूब। ठीक है, अब ये सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे कि मान लो आपको एक संख्या दे दिया कि 25 का घनफल करो, 25 का घनफल करो। अब 25 का घनफल करेंगे तो उसके लिए देखो सबसे पहले आधार इसका हो गया 10, उपाधार कितना हो गया, उपाधार हो जाएगा 2, और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा +5। अब चाहे से आप इसको हल करोगे तो देखो 10 दूनी 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25 हो गया। ठीक है, अब इसमें रखो इस सूत्र में उपाधार का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, संख्या कितनी है 25, प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 5 पहले ब्रैकेट में, फिर बाद में उपाधार गुणा 3 और विचलन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और लास्ट में विचलन का क्यूब हो जाएगा, यानी 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 4, और ये देखो 5 दूनी 10 और 10 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 25, और ये 25 थी 75, और 75 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 125। यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 140 हो गया, और ये 150 और ये 125। अब देखिए ये भी वैसे ही जुड़ेगा जैसे सभी क्वेश्चनों को हम जोड़ते हैं। आधार में कितनी जीरो, 1 0, तो 1 अंक रखना पड़ेगा, 1 अंक। देखो 5 और ये इसमें जुड़ गया 12, 12 का 2 सिलपाई 1, 15 और 1 16, 16 का छक्का इसमें जुड़ जाएगा,
एक और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यानी इसका घन कितना आ गया 15,625। 15,625 ये आ गया 25 का घन। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। आगे हम जो प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चनों में भी हम क्या करेंगे, घनफल करेंगे। ठीक है, अब ये लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से कोशिश करना, और जब हम ये प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चनों में आपको समस्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाग। क्या पढ़ेंगे, भाग। और आपके जो भाग हैं, भाग इसमें 3 सूत्रों से, एक तो सूत्र निखिलम, एक सूत्र प्रावर्त्य और एक दवजांक विधि। जो दवजांक विधि है वो सूत्र ऊर्ध्वक्तिक व्यायाम पर आधारित है। परीक्षा में छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दवजांक विधि कौन से सूत्र पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम करते हैं भाग संक्रिया। भाग संक्रिया या विभाजन संक्रिया। तो भाग संक्रिया में आपके इसमें देखो सिलेबस में तीन प्रकार से दे रखा है भाग। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो सूत्र निखिलम द्वारा, एक दे रखा है सूत्र प्रावर्त्य योजित द्वारा, और एक दे रखा है दवजांक विधि द्वारा। अब देखिए, दवजांक विधि को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इससे पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त्य दोनों सेम है, लेकिन बस नाम चेंज किया गया है। इसमें नाम चेंज कर रखा है कि सूत्र निखिलम द्वारा भाग निकालो, सूत्र परावर्त्य योजित द्वारा भाग निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, और किस तरीके से करेंगे वो भी समझेंगे। दवजांक विधि को बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। तो हेडिंग डाल सकते हैं सूत्र निखिलम या प्रावर्त्य योजित द्वारा भाग करना। तो इसका प्रारूप देखिए, पहले प्रारूप होता क्या है, प्रारूप समझेंगे इसका। इसमें जो भाग की प्रक्रिया, उसमें 3 खंड बनाए जाते हैं। कितने खंड बनाए जाते हैं, 3 खंड, यानी प्रथम खंड, सेकंड खंड और तीसरा खंड। 3 खंड बनाए जाएंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से समझेंगे इसको पहले। अगर ये समझ में आ गया तो आपके इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसे मान लेना।
देखो पहले इसमें समझते जाओ एक बार एक चीज़। जैसे कि मान लो इधर दिख रहा है ना, आपको 1125 में भाग लगाना है 90 का। 1125 में भाग लगाना है 90 का। तो इसमें जो 90 है, ये 90, ये क्या है भाजक, ये क्या है भाजक, और ये क्या है भाज्य, ये क्या है भाज्य। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है भाजक, क्या लिखा जाता है भाजक, भाज्य क्या है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाता है परावर्तित अंक, परावर्तित अंक। ठीक है। परावर्तित अंक क्या होता है, या विचलन अंक भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, विचलन अंक बोल सकते हैं, विचलन अंक। दूसरे खंड में हम यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको ऐसे कैसे, लेकिन तीसरे खंड में कितनी संख्या आती है। देखिए आधार में, आधार में जितने शून्य होते हैं, जितने शून्य होंगे उतने ही अंक, उतने ही अंक तीसरे या थर्ड खंड में आते हैं, तीसरे खंड में आते हैं। ये हो गया। ठीक है। यहाँ पर आएगा भाजक, यहाँ पर आ जाएगा परावर्तित अंक, यानी परावर्तित अंक क्या होगा आपका, या विचलन अंक भी बोल सकते हैं या फिर परावर्तित अंक। अब बात करते हैं इसकी, तीसरे खंड में कितने अंक आएंगे, यानी आधार में जितने शून्य होंगे, आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक यहाँ पर तीसरे खंड में आएंगे। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए जो इसका आधार होता है, आधार कैसे बनाया जाता है इसमें, यानी नोट कर सकते हैं आप इसमें, संख्या का आधार है ना, संख्या का आधार भाजक के अनुसार होता है, भाजक के अनुसार होता है, भाजक के अनुसार। ये ध्यान रखना इसमें। इसमें जो आधार बनाते हैं हम, वो किसके अनुसार बनता है, जो भाजक संख्या होती है उसको देखकर बनाया जाता है। एक बार आप इसको नोट करेंगे। उतार लिया होगा सभी ने। अब देखो इसमें, अब जो इसका भाजक बनाते हैं, सॉरी आधार बनाते हैं, तो वो कैसे बनाया जाता है। देखो इसमें नोट करना, आप यहाँ पर अलग से लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि भाजक
आधार से यदि भाजक आधार से बड़ा हूँ तो परावर्तित अंक ऋणात्मक आएगा। यदि भाजक है ना, भाजक आधार से बड़ा हो तो परावर्तित अंक किस में आएगा? ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि हमें 1125 में भाग लगाना है 113 का, ठीक है, 113 का। अब जो इसका भाजक है ना, इसका भाजक कितना है? भाजक यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 113, 113। इसका आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 100। तो इसका जो परावर्तित अंक आएगा वो आएगा -13, या फिर ऐसे भी हो सकता है, इसको हम रेखा बंधनी में लगा सकते हैं पर -13। तो ये ध्यान रखना, यदि भाजक आधार से बड़ा हो तो परावर्तित अंक ऋणात्मक आएगा। परावर्तित अंक क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो इसका एक बार, इनको बाद में हम मिटा देंगे। दूसरा नोट है इसका, आप नोट करते जाना, इसमें नीचे लिख लेना, यहाँ पर नीचे लिखना है ना, कभी इसमें लिखने लग जाओ। यदि भाजक आधार से छोटा हो तो परावर्तित अंक धनात्मक प्राप्त होगा। कैसे? देखो, जैसे 987 में हमें भाग लगाना है 78 का। किसका भाग लगाना है? 78 का। अब इसका जो भाजक है, भाजक कितना हुआ? भाजक हो गया 78। आधार कितना हो गया इसका? आधार हो गया 100। तो इसका परावर्तित जो अंक आएगा 22। परावर्तित अंक कितना आ गया? 22। अब 22 कैसे आए कि जैसे इसमें जोड़ेंगे 78 में 22 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 100। तो परावर्तित अंक आ जाएगा इसका 22। तो ये किसका आएगा? प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। यदि भाजक आधार से बड़ा हो तो परावर्तित अंक आएगा ऋणात्मक, और यदि भाजक आधार से छोटा हो तो परावर्तित अंक क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक, इनको बता दो एक बार। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक संख्या है 1358 भाग 113। 1358 भाग 113। तो देखिए
इसका जो आधार है, आधार हो गया 100, आधार क्या हो गया 100। यहाँ पर लिखेंगे 113, भाजक लिख दिया, ठीक है। इसका जो परावर्तित अंक आएगा, यानी आधार क्या है इसका 100 है, अब देखो भाजक बड़ा है या आधार बड़ा है, तो भाजक बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा -13, ठीक है। अब आधार में कितने जीरो हैं, 2, तो इसमें कितने अंक आएंगे, 2 आएंगे, 5 और 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको उतारो सबसे पहले, ऐसे इस तरीके से चलेगा ये, यहाँ पर ये यहाँ से जाकर इससे गुणा होकर वापस यहाँ पर आ जाएगा। तेरह एकम 13, यहाँ पर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। 13 एकम 13, तो ये देखो -1 और -3, -3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। अब 2 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, माइनस का 26, ठीक है। आधार में 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर जो इसका भागफल है वो 2 अंकों में आ चुका है। अब आगे हल नहीं करना है, अब घटाना है। देखो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, और 5 में से 5 गया 0, तो ये हमारी प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त्य योजित दोनों क्या हैं, सेम है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद में बाकी जो क्लास है वो हम करेंगे कल। देखो 311 है, उसमें भाग लगाना है हमें 8 का, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और आप इसको समझोगे तो ये भी अलग, थोड़ा सा अलग है। देखो इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 10, आधार कितना हो गया 10, यानी भाजक कितना है हमारे पास 8। परावर्तित अंक आएगा, यहाँ पर क्या बढ़ा है आधार, ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका परावर्तित अंक कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3, 1, और इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 3 को उतारो यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 6 रे कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो गया। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15 हो गया, पूरी संख्या ही है। अब देखना, अब जो हमारे पास शेषफल आया है वो शेषफल कितना आ गया 15 आ गया, लेकिन ये भाजक से क्या है बड़ा है, तो हम क्या करेंगे भाजक का एक बार भाग और लगा देंगे इसमें, यानी 8 एकम 8, कितनी बार गया, एक बार और चला गया इसमें, और यहाँ पर कितना घटा देंगे -8 कम कर देंगे इसमें, और तो देखो ये तो कितना हो गया 38 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0,7, तो इसका भागफल कितना आ गया 38 और शेषफल कितना आ गया 7। तो इस तरीके से आज की क्लास यहाँ पर समापन होती है। कल हम पढ़ेंगे द्विजांक विधि, और द्विजांक विधि के साथ साथ जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं प्रश्नावली के, उन क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे। आज जो पढ़ा है उसको आप अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस प्रश्नावली में क्वेश्चन आने की संभावना है वैदिक गणित से। तो इन क्वेश्चनों की जमकर तैयारी करेंगे, क्योंकि 5 नंबर की ये प्रश्नावली है संशोधित कोर्स के अनुसार, तो 5 नंबर में से कम भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो आपको इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में वापस।